वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2021 में। आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 12वां लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम अगस्त महीने के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमागढ़ फोर्ट के बारे में है। काफी ज्यादा ये कंट्रोवर्सी में है। मीना कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं उन्होंने एक्यूज किया है लोकल हिंदू आउटफिट्स को कि उन्होंने जानबूझकर वहां पर जो ट्राइबल कल्चर ये जो हुआ करता था उसे टेम्पर करने की कोशिश की और जो ट्राइबल सिंबल्स थे उन्हें भी टेम्पर किया गया। सिमिलरली जो हिंदू आउटफिट्स हैं उन्होंने भी आरोप लगाया कि जो ट्रेडिशनल हिंदू फ्लैग है उसे डिसरिस्पेक्ट किया गया। खैर ये पूरा जो इशू है वो अभी बना हुआ है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है दैट इज अमागढ़ फोर्ट। अमागढ़ फोर्ट आपको मिलेगा जयपुर में, ऑब्वियसली राजस्थान में। 18वीं सेंचुरी में महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा इस फोर्ट को बनवाया गया था, जिन्होंने जयपुर सिटी को भी फाउंड किया था। इस बात पर भी सम्मति है कि जब महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड जी ने इस फोर्ट को बनवाया तो वहां पर कुछ स्ट्रक्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। फर्दर राजपूतों के जब कछवाहा डायनेस्टी ने जयपुर को रूल करना शुरू किया 12वीं शताब्दी से, उसके पहले जो मीना कम्युनिटी है उसका पॉलिटिकल कंट्रोल हुआ करता था इस पूरे रीजन पे। मीना कम्युनिटी के लोगों का ऐसा मानना है कि ये जो फोर्ट है उसे मीना सरदार जो नादला गोत्र से बिलोंग करते थे उन्होंने बनवाया था। आज उन्हें बडगोती मीनास कहा जाता है, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। जो मीना कम्युनिटी के सरदार रहे हैं उन्होंने 1100 एडी तक राजस्थान के एक बड़े हिस्से को पॉलिटिकली कंट्रोल किया था। बात करते हैं महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड के बारे में, जो कि 1693 से 1744 के बीच में रहे। एक बहुत ही ग्रेट वॉरियर और एक अच्छे एस्ट्रोनॉमर थे। ये अपने पिता महाराजा बिशन सिंह की मृत्यु के बाद पावर में आए। मुगल्स के फिडेटरी रहे थे। औरंगजेब ने इन्हें टाइटल दिया था सवाई का। इसके बाद ये जय सिंह से सवाई जय सिंह बने। सवाई का मतलब वही था एक से ज्यादा, जैसे कहते हैं ना शेर पे सवा शेर, एक से ज्यादा मतलब हम अगर आप एक हैं तो हम आपसे बेहतर हैं। ये टाइटल जय सिंह के जितने भी वंशज रहे उन्होंने लगातार ऑप्ट करके रखा। ये एक बहुत ही अच्छे टीचर और स्कॉलर थे आर्ट, साइंस, फिलॉसफी और मिलिट्री अफेयर्स में। कछवाहा राजपूत क्लैन जिससे ये बिलोंग करते थे वो 12th सेंचुरी में अपनी हिस्ट्री ट्रेस करती है, मतलब वो तब पावर में आए। जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ऑब्जर्वेटरीज हैं उन्हें बनवाया गया सवाई जय सिंह सेकंड के द्वारा दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में, जिन्हें जंतर मंतर के नाम से पुकारा जाता है। ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है कई सारे स्टेट पीएससीज का। कई बार तो लोकेशंस भी पूछ ली जाती हैं। जयपुर को कुछ समय पहले अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दे दिया था। आर्टिकल नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में डिक्लेयर किया है कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जब 125th बर्थ एनिवर्सरी होगी उसके बाद से। ध्यान दीजिएगा कि इसके पहले फॉरवर्ड ब्लॉक जो नेताजी के द्वारा बनाया गया ही एक संगठन हुआ करता था और उनके फैमिली मेंबर्स ये डिमांड कर रहे थे कि उनके जन्म दिवस को देश प्रेम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि डे ऑफ पैट्रियोटिज्म। सिमिलरली ममता बनर्जी जी का यह मांगना था कि इनके जन्म दिवस को देश नायक दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाए, यानी कि डे ऑफ नेशनल हीरो, और नेशनल हॉलिडे भी डिक्लेयर किया जाए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने का मन बनाया। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। जनवरी 23 को 1897 में उड़ीसा के कटक में इनका जन्म हुआ था। इन्हें लोग प्यार से नेताजी बुलाया करते थे। इंग्लैंड में इंडियन सिविल सर्विसेज के एग्जाम को इन्होंने क्वालिफाई किया 1920 में और 4th रैंक अवील की, जिसके बाद ब्रिटिशर्स काफी कीन थे कि ये आईसीएस ज्वाइन कर लें, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये व्यक्ति आईसीएस नहीं ज्वाइन करेगा तो बवाल करेगा। लेकिन नेताजी ने कहा कि मैं अंग्रेजों की नौकरी तो नहीं करने वाला, मुझे कुछ और बेहतर करना है, और उन्होंने नौकरी को ज्वाइन नहीं किया। नेशनल मूवमेंट में वो जुड़ गए। नेताजी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और देश बंधु चित्तरंजन दास जी के साथ काम करना शुरू कर दिया। बाद में उन्हें ही नेताजी ने अपना पॉलिटिकल गुरु भी एक्नॉलेज किया। नेताजी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा तैयार की गई नेहरू रिपोर्ट को, जो 1928 में आई थी, उसे रिजेक्ट कर दिया।
इसके पहले ब्रिटिशर्स ने चैलेंज किया था कि आप अपने लिए कोई एक यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते बिकॉज आपके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। उसी चीज को लेकर एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी मोतीलाल नेहरू जी के बाद, जिसके बाद ये रिपोर्ट आई थी। इसका विरोध करने का कारण यह था बिकॉज इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। नेहरू जी यानी कि जवाहरलाल नेहरू जी और नेताजी दोनों ही लोगों का यह कहना था कि यह बात तो बहुत पुरानी हो गई है, अब हमें चाहिए कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी, जो हरिपुरा कांग्रेस का सेशन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट के रूप में इलेक्ट हुए। गांधी जी इस बात को लेकर डेफिनेटली नाखुश थे बिकॉज गांधी जी की और बोस जी की आइडियोलॉजी काफी डिफरेंट थी। गांधी जी ने जैसे तैसे सुभाष चंद्र बोस जी को एक साल बेयर किया। 1939 में गांधी जी को उम्मीद थी कि बोस जी हार जाएंगे, लेकिन जब इलेक्शंस हुए तो गांधी जी ने अपनी ओर से पट्टाभी सीतारामैया जी को नेताजी के अगेंस्ट में खड़ा किया। नेताजी काफी पॉपुलर थे और उन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। यह बात गांधी जी को बहुत बुरी लगी। उन्होंने यह तक कह दिया कि पट्टाभी की हार मेरी हार है। लेकिन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा गहरा गए थे और एक पूरा ग्रुप तैयार हो गया था जो गांधी जी के सपोर्ट में था और बोस जी की आइडियोलॉजी के हिसाब से काम करने को तैयार नहीं था। इस तरीके से बोस जी को ऐसा लगा कि वो कांग्रेस के भीतर अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस से रिजाइन कर दिया और कांग्रेस को छोड़ भी दिया। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, नाम था द फॉरवर्ड ब्लॉक। पर्पज ये था कि जो लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोग हैं, जो उनकी आइडियोलॉजी से मेल खाते हैं, उन्हें एक साथ इकट्ठा करें अपनी होम स्टेट बंगाल में। इंडियन नेशनल आर्मी कैसे बनती है उनके द्वारा, उस पर बात करते हैं। 1948 में वो जर्मनी पहुंचे अफगानिस्तान होते हुए। इसके पहले अंग्रेजों ने उन्हें नजरबंद कर रखा था, वो जैसे तैसे वहां से निकले थे। उनका ऐसा मानना था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जर्मनी और ब्रिटेन आमने सामने थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। उन्हें उम्मीद थी कि जर्मनी से उन्हें मदद मिल जाएगी। उस समय जर्मनी को लीड कर रहा था हिटलर। हिटलर ने कहा कि ठीक है, हमें कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन इंडिया बहुत दूर है, हमारी फोर्सेस इतनी आसानी से वहां पहुंच नहीं पाएंगी। अगर जापान वहां पर बहुत एक्टिवली लड़ रहा है तो जापान आपकी बेहतर मदद कर सकता है। तो जर्मनी से वो कोऑपरेशन की उम्मीद करते थे। हालांकि कुछ खास वहां हाथ नहीं लगा, बट वो सबमरीन के रास्ते पहुंच गए 1943 में सिंगापुर। यहां पर इसके पहले आजाद हिंद फौज रास बिहारी बोस जी के द्वारा बनाई गई थी, जो काफी वीक पड़ गई थी। जब बोस जी वहां पहुंचे तो उन्होंने एक बार उसे फिर से रिवाइव किया, जिसमें मेनली इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। आजाद हिंद फौज ने उसके बाद ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी और वो काफी हद तक आगे भी बढ़े। हालांकि एज वी नो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान और जर्मनी हार जाते हैं, जिसके बाद आईएनए को भी पीछे हटना पड़ता है और आईएनए का जो ऑब्जेक्टिव था भारत को आजाद कराना, वो पूरा नहीं हो पाता। लेकिन कई बार कहा जाता है कि जो आपका प्रयास होता है वो आपकी सफलता से ज्यादा श्रेयस्कर होता है। ये जो प्रयास नेताजी के द्वारा किया गया था, इसे पूरा भारत आज भी याद करता है और देश की आजादी में जो उनका योगदान था उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो ये तो पूरा आर्टिकल नेताजी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पिंगाली वेंकैया जी के बारे में है। अगर आपने इनका नाम पहले नहीं सुना तो आपको अब सुन भी लेना चाहिए और याद भी रख लेना चाहिए। अभी मांग ये चल रही है कि पिंगाली वेंकैया जी जो है, उनके फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहला डिजाइन तैयार किया था इंडिया के नेशनल फ्लैग का। ये इनका कंट्रीब्यूशन है। 1963 में इनका जीवन समाप्त हुआ था। पिंगाली वेंकैया जी फ्रीडम फाइटर थे, डिजाइनर और आर्किटेक्ट रहे हैं फर्स्ट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के, जिसे स्वराज फ्लैग भी कहा गया। यह वर्तमान का जो फ्लैग है ट्राई कलर, उसका बेसिस था। शुरू में जब इन्होंने इस फ्लैग को बनाया था तो यह केवल लाल और हरे रंग में था, जिसमें लाल रंग हिंदू कम्युनिटी को और हरा रंग मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिकेट करता था। देखिए, बॉयर वॉर चल रहा था 1899 से 1902 के बीच में साउथ अफ्रीका में। दैट वाज सेकेंड बॉयर वॉर। महात्मा गांधी जी से पिंगाली वेंकैया जी वहीं पे मिले थे। वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सोल्जर की तरह वहां पर लड़ाई लड़ने गए थे और गांधी जी वहां पर एड दे रहे थे, फूड एड या फिर मेडिसिन का एड। तो वहां पर मुलाकात हुई इनकी महात्मा गांधी जी से। तो उन्होंने कहा क्यों ना भारत के लिए एक झंडा बना दिया जाए, कैसा रहेगा? तो गांधी जी ने कहा बिल्कुल बना दो। तो गांधी जी ने कहा कि आपका ये जो डिजाइन है इसमें थोड़ा परिवर्तन करिए आप। इसमें आपने हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को तो ऐड कर दिया है, लेकिन बाकी लोग कहां गए? एक व्हाइट बैंड इसमें ऐड करिए, सफेद पट्टी, जो बाकी कम्युनिटीज को इंडिकेट करता हो। फर्दर
ये इंडिकेट करता हो कि हम पीस चाहते हैं। और इसमें एक आप चक्र भी बनाइए या ऐसा हो जो खादी को बुनता हो। तो एक नया डिजाइन तैयार हुआ गांधी जी के सजेशन के बाद। वो डिजाइन कुछ ऐसा था जिसमें सबसे नीचे रेड कलर की स्ट्रिप थी, देन ग्रीन, देन व्हाइट और एक चक्र जो चरखानुमा आकृति में था। ठीक है, गांधी जी के अप्रूवल के बाद यह फ्लैग काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। 1931 तक इसे यूज किया गया, लेकिन फिर कम्युनल कंसर्न रेज होने लगे कि आखिर झंडे के कलर कम्युनिटीज को इंडिकेट करें, कहां तक सही है। 1931 में एक फ्लैग कमेटी का गठन किया गया। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने एक नया ट्राई कलर अडॉप्ट किया जिसमें रंगों में थोड़ा बदलाव किया गया, और अब जो ट्राई कलर आया वो कुछ ऐसा था। इन्होंने 1916 में एक बुकलेट भी रिलीज की थी, नाम था अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया, जिसमें उन्होंने फ्लैग के 24 डिजाइन्स डिपिक्ट किए थे। आर्टिकल अवनींद्रनाथ टैगोर जी के बारे में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल और डीएजी आपस में कोलैबोरेट कर रहे हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट आर्टिस्ट रहे हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के। बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जी रविंद्रनाथ टैगोर जी के नेफ्यू थे। एज आई टोल्ड यू कि ये बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हुआ करते थे और पहले मेजर सपोर्टर माने जाते हैं इंडियन आर्ट में स्वदेशी वैल्यूज को इनकलकेट करने को लेकर। मतलब जो भी हमारी आर्ट फॉर्म हो उसका इंडियनाइजेशन किया जाए, इस बात को सपोर्ट किया जाता था अवनींद्रनाथ जी के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर का अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें इंडियन आर्ट एंड कल्चर में, तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट को क्रिएट किया। बाद में बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को भी इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया, जिसका आधार यही बना इंडियन सोसाइटी फॉर ओरिएंटल आर्ट। उनका यह मानना था कि हमें इंडियन आर्ट में स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपोज टू वेस्ट। वेस्टर्न कल्चर में क्या था कि जो मटीरियलिज्म है उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जिस बात का समर्थन अवनींद्रनाथ टैगोर जी नहीं किया करते थे। वो मुगल और राजपूत पेंटिंग को मॉडर्नाइज करते हैं और मॉडर्न इंडियन पेंटिंग की रूपरेखा तैयार करते हैं, जिसके साथ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट भी स्टार्ट होता है। जो इनके वर्क हैं वो आपको मेजरली हिंदू फिलॉसफी के इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। इनकी कुछ फेमस पेंटिंग्स की बात करें तो भारत माता इनकी एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। यहां पर देखिए, ये भारत माता की पेंटिंग है जो अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने बनाई है। इसके अलावा पासिंग ऑफ शाहजहां, माय मदर, फेरीलैंड इलस्ट्रेशन और जर्नीज इंड इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क हैं इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग। लिटरेचर को लेकर भी इनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा याद करने योग्य है। काफ़ी प्रोफिशिएंट और एकम्प्लिस्ड राइटर रहे हैं ये। इनकी ज़्यादातर रचनाएं बच्चों के लिए हुआ करती थी। बूधो आंगला, खीरेर पुतुल और राज कहानी ये बंगाली चिल्ड्रंस लिटरेचर हैं जिन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। अरेबियन नाइट्स सीरीज इनका एक बहुत ही नोटेबल वर्क है, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था ये। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में है। एक झलक ले लेते हैं, बिकॉज जब ये एक्ट बनेगा तो फिर से हमारे सामने आएगा। अभी इसे राज्यसभा के द्वारा पास किया गया है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। इसमें देखिए कुछ बदलाव किए जा रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर, जैसे कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की लिस्ट है अरुणाचल प्रदेश से, उसमें से अबोर ट्राइब को रिमूव कर दिया गया। इस बिल में ऐसा है। फर्दर कई सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं जिनको रिप्लेस किया जा रहा है। इसमें टाई, खामती, मिश्मी कमान, ईडू और टारौन, जिन्हें डिगारू मिश्मी भी कहा जाता है, ये सभी नाम शामिल हैं। खैर, ये हमारे सामने फिर से आएगा। अभी आप ये समझिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब ये नोटिफाई कौन करता है। देखिए, इसे मॉडिफाई करने का या नोटिफाई करने का जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट के पास है। वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी कम्युनिटी किसी स्टेट या यूटी में शेड्यूल्ड ट्राइब होगी। पार्लियामेंट इस प्रकार के परिवर्तन का अधिकार देता है। शेड्यूल्ड ट्राइब होते कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई क्राइटेरिया तो नहीं है जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर सकें कि शेड्यूल्ड ट्राइब कौन होते हैं। इस संबंध में आर्टिकल 366 का जो क्लॉज 25 है वो ये कहता है कि आर्टिकल 342 में जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज नोटिफाइड हैं या जो वहां पर हिस्सा हैं उसका, उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब माना जाएगा। अब आर्टिकल 342 ये कहता है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो किसी स्टेट या यूटी में
वहां के गवर्नर से कंसल्ट करके एक पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से किसी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को या उसके एक हिस्से या ग्रुप को एसटी यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अधिकार अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के पास होता है, जिसे एक्सरसाइज करते वक्त वो उस स्टेट या यूटी के जो गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे कंसल्ट जरूर से कर लेते हैं। आर्टिकल क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनॉग्रेट किया है एक एग्जीबिशन जो 79th एनिवर्सरी जो क्विट इंडिया मूवमेंट की है उसे मार्क कर रहा था नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया पर। क्विट इंडिया मूवमेंट को कई बार अगस्त मूवमेंट भी कहा जाता है बिकॉज इसे 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे का जो सेशन हो रहा था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, वहां पर महात्मा गांधी जी ने लॉन्च किया था। डिमांड ये थी कि ब्रिटिश यहां से चले जाएं और इंडिया को आजाद करवा लिया जाए। कई सारे कारण थे इसके। ब्रिटिशर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एंट्री की और हमसे कोई परमिशन लिए बिना हमें उसका हिस्सा बना दिया। क्रिप्स मिशन आया और हमारी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पाई। हमारे सारे रिसोर्सेस वॉर में लगाए जा रहे थे। एसेंशियल कमोडिटीज की लगातार कमी हो रही थी। इंडिया में एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स पहले से थे, अब वो परवान पे चढ़ गए थे। कई सारे छोटे छोटे मूवमेंट्स थे जो एक साथ इकट्ठा हो गए क्विट इंडिया मूवमेंट में। इसमें 3 फेज रहे। पहले फेज में कुछ खास वायलेंस नहीं देखा गया, सिविल डिसोबीडियंस, बाइकॉट, स्ट्राइक्स हुई, लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफी क्विकली इसे सप्रेस कर दिया। जो सारे इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे कांग्रेस कमेटी के इंक्लूडिंग गांधी जी, उन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया और वो जेल में 1945 तक रहे बिना किसी ट्रायल के। लेकिन जब सारे नेता जेल में चले गए तो ये पूरा मूवमेंट लीडरलेस हो गया। तो सेकेंड फेज में काफी वायलेंस देखने को मिला। इस मूवमेंट ने एग्रेसिव टर्न ले लिया। बिल्डिंग और ऑफिसेज जो थी, जो कॉलोनियल अथॉरिटी का सिंबल हुआ करती थी, उन्हें अटैक किया गया। फर्दर थर्ड फेज आया या लास्ट फेज इस मूवमेंट का, जहां पर कई सारी जगहों पर हमें इंडिपेंडेंट या फिर पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि बलिया, सतारा और तमलुक में। इस संबंध में देखिए यहां पर एक प्रश्न है। 3 इवेंट्स दिए गए हैं और आपको इन्हें सीक्वेंस में लगाना है। म्यूटिनी इन रॉयल इंडियन नेवी, क्विट इंडिया मूवमेंट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका सही जवाब देखिए 3-2-1 होगा। 3-2-1 किधर है? ये सी में है ना, तो सी ही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आर्टिकल राणा पूंजा भील के बारे में है। एक डिस्प्यूट राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में इमर्ज होकर आया है, जहां पर राणा पूंजा भील जी की जो एक मूर्ति है, एक स्टैचू है, वहां पर बीजेपी के कुछ मेंबर्स ने भगवा झंडा लहरा दिया। आदिवासी ग्रुप्स ने इस पर विरोध जाहिर किया और एक टेंशन वाली सिचुएशन बनी। ये कॉन्टेक्स्ट एग्जैक्टली हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राणा पूंजा भील एक बहुत ही सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल फिगर है ट्राइबल भील कम्युनिटी के लिए, इनफैक्ट इंडिया के लिए। तो ये हमारे लिए निश्चित तौर पे इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग पूंजा भील जी 16वीं शताब्दी में जो एक शासक हुआ करते थे मेवाड़ के, महाराणा प्रताप, उनके कंटेम्प्रेरी यानी कि समकालीन थे। सिग्निफिकेंट कैरेक्टर थे जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और राणा प्रताप जी के बीच में। देखिए, अकबर चाहता था कि राणा पूंजा भील जी उसके साथ लड़े। उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव भी राणा पूंजा जी के पास भेजा था। सोने, चांदी, हीरे जवाहरात के ऑफर्स भी दिए गए थे। लेकिन सच्चाई यह है कि भील कम्युनिटी हमेशा से ही हीरे जवाहरात की तुलना में मीठे शब्दों की भूखी रही है, जो उन्हें राणा प्रताप की ओर से मिले थे। कि अब समय आ चुका है कि राणा पूंजा अपने साथियों के साथ अपनी मातृभूमि की रक्षा करें, राणा प्रताप के साथ मिलकर, जिसे राणा पूंजा जी ने सहर्ष स्वीकार किया। और हल्दी घाटी का जो युद्ध था उसमें भील आर्मी अकबर के खिलाफ राणा प्रताप जी के साथ लड़ी और अपने अंतिम सांस तक लड़ती रही। बात करते हैं भील कम्युनिटी के बारे में। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मिलेगा। राजस्थान में सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटी है ये। राजस्थान में शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफाई किया जाता है भील कम्युनिटी को, और ये अपना वर्ड यानी कि नाम बिलू से डिराइव करते हैं, जिसका मतलब होता है बो यानी कि धनुष। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वृक्ष बंधन प्रोजेक्ट के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने वृक्ष बंधन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसमें जो ट्राइबल वुमेन है, ये राखी जो रक्षाबंधन पर बांधी जाती है बहनों के द्वारा भाइयों को, उसमें इंडिजिनियस ट्री के सीड्स डालकर राखियां तैयार कर रहे हैं। ये एक यूनिक कंट्रीब्यूशन होगा फॉरेस्ट कवर को भारत में बढ़ाने को लेकर। 1100 मेंबर्स जो महिला किसान मंच के थे, उन्होंने इस आइडिया को जर्मिनेट किया, आगे बढ़ाया। जो राखी बनाई जाएगी इन इंडिजिनियस सीड्स का इस्तेमाल करके, वो नेचुरली डाइड होगी, नॉन टॉक्सिक बायोडिग्रेडेबल कॉटन में लिपटी होगी।
एक बार जो भी व्यक्ति इस राखी को बंधवा रहा है वो अपनी स्वेच्छा से उसके बाद उस बीज को मिट्टी में बो सकता है और एक पौधा, एक पेड़ तैयार कर सकता है जिससे एनवायरमेंट को फायदा पहुंचेगा। ये एक्सपेक्टेड है कि जो सीड राखीज हैं इनसे थाउजेंड्स ऑफ नंबर में पेड़ उगाए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के तहत। ये प्रोजेक्ट ट्राइबल वुमेन को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है जो इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल खुदीराम बोस जी के बारे में है। हाल ही में उनकी डेथ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया गया। 1989 में इनका जन्म हुआ था मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में। शुरू से ही इनका झुकाव रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की ओर काफी ज्यादा था। ये इंस्पायर्ड थे श्री अरविंदो घोष जी के जो लेक्चर्स होते थे। पैरेलली सिस्टर निवेदिता जो कि स्वामी विवेकानंद जी की डिसाइपल हुआ करती थी, वो लोग 90s में 1900 के आसपास मिदनापुर गए थे, तो उनकी जो स्पीचेस थी उनसे खुदीराम बोस जी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। इन्होंने अनुशीलन समिति नाम के एक ग्रुप को, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप था, उसको ज्वाइन कर लिया। यहां पर मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूं, आप मुझे बताइएगा कि अनुशीलन समिति को किसने और कब बनाया था। अर्ली 20th सेंचुरी में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो बंगाल में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रन कर रहा था। ये तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया बिकॉज लिखा हुआ है। 15 साल की उम्र में ये वॉलेंटियर बन गए। ये ब्रिटिश रूल के खिलाफ पर्चे बांट रहे थे, तब इनको महज 15 वर्ष की आयु में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने धीमे धीमे सीख लिया था कि बॉम्ब्स कैसे बनाते हैं। 1905 में जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया और उसके लिए प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए तो खुदीराम बोस जी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। इंडिया की रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में उनका एक बहुत ही की कंट्रीब्यूशन रहा है। मुजफ्फरपुर का एक मजिस्ट्रेट हुआ करता था, नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। वो अपने जजमेंट्स के लिए बदनाम था। उसके सामने अगर कोई भी रिवोल्यूशनरी चला जाता था तो चाहे उसने कितना ही पेटी क्राइम क्यों ना किया हो, वो उन्हें बहुत ही हार्श पनिशमेंट दिया करता था। इस वजह से वो इंडियंस में काफी ज्यादा इनफेमस था। इसे ही एसेसिनेट करने का प्लान बनाया गया खुदीराम बोस जी के द्वारा। महज 18 साल की उनकी उम्र थी जब खुदीराम बोस और उनके मित्र प्रफुल्ल चाकी ने एक प्लान बनाया कि इस जज को जान से मार देते हैं। उसका कैरियज जिससे वो जा रहा था, काइंड ऑफ व्हीकल, उसके ऊपर उन्होंने बॉम्ब फेंक दिया क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि इसमें वही बैठा हुआ है। लेकिन उनसे गलती हुई थी, उस कैरियज में वो नहीं था। उसकी जगह पे 2 महिलाएं थी जिनकी मौत हो गई, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चंद चाकी। इन दोनों ही लोगों के पीछे ब्रिटिशर्स बहुत ही बुरी तरीके से लग गए थे। चाकी ने तो खुद को ही गोली मार ली, लेकिन खुदीराम बोस बच निकले। फाइनली उन्हें ब्रिटिशर्स ने कैच कर लिया और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। इस तरीके से ये वन ऑफ द यंगेस्ट मार्टायर बन गए इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हुनर हाट्स के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने टारगेट रखा है कि हम 75 हुनर हाट के माध्यम से 7,50,000 आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाएंगे। अभी हुनर हाट होता क्या है? देखिए, हुनर हाट की कारीगरी को आप बोल सकते हो। हाट का मतलब बाजार होता है। इट इज अ काइंड ऑफ एग्जीबिशन जहां पर जो आर्टिसंस होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जाके दिखाते हैं। ये स्पेसिफिकली माइनॉरिटी कम्युनिटीज से बिलोंग करते हैं। इसे इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा। उनका एक इनिशिएटिव है उस्ताद नाम का, जिसका फुल फॉर्म है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। ये स्कीम है पूरी। इसी के तहत ये हुनर हाट ऑर्गेनाइज करते हैं। इस बार की थीम थी वोकल फॉर लोकल। एम देखिए यही होता है कि जो आर्टिशंस हैं, जो बहुत बढ़िया कारीगरी करके अपना सामान बना रहे हैं, उनको मार्केट एक्सपोजर दिया जाए और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए। उनकी स्किल्स को और बढ़िया से बूस्ट किया जाए। उनमें वीवर्स, आर्टिशंस जो काफी लंबे समय से ऑलरेडी ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल वर्क में इन्वॉल्व है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में है। ये पहले रूलर थे सिख एम्पायर के। महाराजा रंजीत सिंह जी की एक ब्रोंज की जो प्रतिमा है उसे अभी पाकिस्तान में खंडित कर दिया गया है, वेंडलाइज कर दिया गया है, जिस पर इंडिया ने आपत्ति भी जताई है। हमारा सब्जेक्ट मैटर जो होगा दैट विल बी रिलेटेड टू महाराजा रंजीत सिंह, क्योंकि ये मुद्दा तो चलिए पाकिस्तान से एसोसिएटेड है, न्यूज में आया, आप जानते रहिए, बट प्रश्न यहां से नहीं आएगा। प्रश्न महाराजा रंजीत सिंह जी से आ सकता है। इनका जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था गुजरानवाला में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए, पंजाब में एक ऐसा समय था जब पूरा पंजाब 12 मिस्ल में डिवाइड था। ये मिस्ल छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे जिसमें एक चीफ्टेन या सरदार उसे रूल करते थे। रंजीत सिंह जब प्रोमिनेंट हुए तो उन्होंने बाकी जो वॉरिंग मिस्ल थे उनको जीत लिया और एक यूनिफाइड सिख एम्पायर तैयार किया। जब उन्होंने 1799 में लाहौर को कंकर कर लिया, जीत लिया। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं यहाँ पे,
जब महाराजा रंजीत सिंह जी ने बाकी के मिसलों को जीत लिया, तो आप ये बताइए कि वो खुद किस मिसल से बिलोंग करते थे। उस मिसल का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंपॉर्टेंट है, समटाइम्स पूछा जाता है। देखिए, इन्हें लाना पंजाब के नाम से पुकारा जाता है या शेरे पंजाब, बिकॉज इन्होंने अफगान इन्वेडर्स को लाहौर में बुरी तरीके से पछाड़ा और ये उनकी कैपिटल बनी रही उनकी मृत्यु तक। इनके जनरल थे हरि सिंह नालवा। उन्होंने फोर्ट ऑफ जमरुद बनाया था, जो कि खैबर पास के बिल्कुल मुहाने पे था, जिसकी मदद से, चूंकि खैबर पास वो रास्ता था जहां से फॉरेन इन्वेडर्स अटैक करते थे। खैबर पास वर्तमान में आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे मिलेगा। उस समय ये महाराजा रंजीत सिंह का एरिया हुआ करता था। उनकी मृत्यु के समय वो एकमात्र सॉवरेन लीडर थे जो इंडिया में बचे थे। बाकी सब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में जो सेना थी उसको तैयार कर रखा था। सिमिलरली यूरोपियन ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता था उनकी ट्रेनिंग के लिए। एक फ्रेंच जनरल थे जीन फ्रैंकोइस एलार्ड, उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो आर्मी को मॉडर्नाइज करें। रंजीत सिंह जी जो थे वो एक ट्रांस रीजनल एम्पायर तैयार कर चुके थे जिसमें कई सारे स्टेट्स आते थे। उसमें मुगल प्रोविंस का जो लाहौर मुल्तान था, इसके अलावा काबुल का कुछ हिस्सा और लगभग पूरा पेशावर रंजीत सिंह जी के एम्पायर का हिस्सा था। उनकी जो बाउंड्री थी वो लद्दाख का रीजन कवर करती थी। लद्दाख जो है, जोरावर सिंह नाम के एक जनरल हुआ करते थे जम्मू से, उन्होंने लद्दाख को जीता था महाराजा रंजीत सिंह जी के नाम पर। नॉर्थ ईस्ट का जो हिस्सा है वो लद्दाख का था। वहीं आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो खैबर पास तक इनका एम्पायर फैला हुआ था और पंजनाद साउथ में मिलेगा। इनके रिजीम के दौरान इनका जो पूरा एम्पायर था वो 6 नदियों का एम्पायर था, जिसमें 5 तो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके अलावा इंडस की, और छठी इंडस खुद है। महाराजा रंजीत सिंह जी एक सेकुलर रूलर थे। उनकी सेना में या उनके दरबार में हिंदू और मुस्लिम सभी पावरफुल पोजीशंस में रहा करते थे। हरमिंदर साहिब को उन्होंने ही, जो अमृतसर में है, गोल्डन टेम्पल में कन्वर्ट किया, उसे गोल्ड से कवर करके। तो ये सारी बातें महाराजा रंजीत सिंह जी के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वांगचुआ फेस्टिवल के बारे में है। ये एक ट्रेडिशनल डांस है जिसमें वांगचुआ फेस्टिवल के दौरान जो मोर्टेन विलेज है कर्बी आंगनो डिस्ट्रिक्ट का, वहां पर इसे सेलिब्रेट करते हैं आसाम में। 18 अगस्त को अभी सेलिब्रेट किया गया तो न्यूज में आ गया। वांगचुआ फेस्टिवल काफी इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन है तीवा ट्राइब का। आसाम की ये ट्राइब है। एग्रीकल्चर से इस पूरे फेस्टिवल का कनेक्शन है। इस दौरान ये पिग को सेक्रीफाइस करते हैं, प्रेयर करते हैं कि उनकी हार्वेस्ट अच्छी हो, और हार्वेस्ट जो अपनी डेटी हैं उनको ये समर्पित भी करते हैं। अगर हम बात करें तीवा ट्राइब के बारे में, तो ये ट्राइब काफी कल्चरली रिच है। असम और मेघालय में पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ हिस्सों में भी आपको मिल जाएगी। इन्हें शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है स्टेट ऑफ आसाम में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मोपला रिबेलियन के बारे में है। कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ने अभी कुछ स्टेटमेंट्स दिए कि जो मोपला रिबेलियन है, या कई बार इसे मोपला राइट्स भी कह दिया जाता है, 1921 का ये फर्स्ट मैनिफेस्टेशन था तालिबान माइंडसेट का इंडिया में। खैर, ये स्टेटमेंट हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का मोपला रेबेलियन है। ये मॉडर्न इंडिया का पार्ट होता है। मोपला रेबेलियन, या इसे कई बार मालाबार रेबेलियन भी कहा जाता है, 1921 का ये सीरीज ऑफ प्रोएट्स थे जो मोपलास के द्वारा कंडक्ट किए गए थे। मालाबार की मुस्लिम कम्युनिटी है मोपलास। 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में इन्होंने ब्रिटिशर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स जो मालाबार में थे, नदन केरला में, उनके खिलाफ कई सारी कार्रवाइयां की थी। जो रेजिस्टेंस था वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ शुरू हुआ था। बाद में ये जो फ्यूडल सिस्टम है उसमें उसके खिलाफ भी चला गया। लेटर ऑन ये रिजल्टेंट बन गया हिंदू और मुस्लिम कम्युनल वायलेंस का। जो मोपला रेबेलियन है या फिर मालाबार रेबेलियन, इट वॉज अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड वर्जन। किसका? खिलाफत मूवमेंट जो चला था केरला में 1921 में, उसी का। इसके जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे, दोज वर वरियंकुनाथ, कुंज अहमद हाजी, सिथी कोया थांगल और अली मुसलियार, अगर मैं इसे सही प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं तो। बैकग्राउंड वही है कि 1921 में जो मुस्लिम पीजेंट्स थे मालाबार डिस्ट्रिक्ट के, उन्हें कई तरीके का परसिक्यूशन फेस करना पड़ रहा था लैंड लॉर्ड्स की वजह से। वहां की जो अपर क्लास कम्युनिटी थी, जिन्हें नाम्बोदरीस या फिर नायर्स कहा जाता था, उनके द्वारा, तो उन्होंने फिर मतलब उनके टेन्योर फिक्स नहीं होते थे, जमीन उन्हें दोबारा बोने के लिए मिलेगी कि नहीं, रेंट काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, जमींदार भी ऑप्रेसिव एक्सट्रैक्शन किया करते थे रेंट्स वगैरह का। तो फिर वो आपस में यूनाइट हो गए और उन्होंने आर्म्ड रेबेलियन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव हो गई थी और इस रेबेलियन को सप्रेस कर दिया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के बारे में है। उत्तराखंड में एक मंदिर है, नाम है नारायण कोठी। अभी हाल ही में इसे अडॉप्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत अडॉप्ट किया गया। अब ये है क्या? कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टेट और यूटी की गवर्नमेंट का। कई सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं।
27 सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया था। देखिए, इसमें होता यह है कि जो भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो किसी हेरिटेज को चुन लेते हैं और उसके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। उस डेवलपमेंट के लिए उन्हें कोई पैसा मिलता नहीं है, बल्कि जो उनका CSR का फंड होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। किस बेसिस पे चुना जाता है, ये देखते हैं कि कौन सी साइट पर कितने ज्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। एम ये होता है कि इन साइट्स को हमें टूरिस्ट फ्रेंडली बनाना है, उनके लिए कन्वीनियंट बनाना है, ताकि उस पर ज्यादा लोगों का फोकस हो, लोग घूमने आए, उन्हें अच्छी फैसिलिटीज मिले। तो टूरिस्ट फुटफॉल और विजिबिलिटी के बेसिस पे चुना जाता है किसी भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा। वो उसे पूरे डेवलपमेंट के लिए चुन लेते हैं और जो इसे चुनता है उसे कहा जाता है मॉन्यूमेंट मित्र। जो मॉन्यूमेंट मित्र होते हैं उन्हें सेलेक्ट किया जाता है एक कमेटी के द्वारा, जिसे ओवरसाइट एंड विजन कमेटी कहा जाता है। इसे को चेयर किया जाता है 2 लोगों के द्वारा मिलकर, जो टूरिज्म सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं और जो कल्चर सेक्रेटरी होते हैं वो होते हैं। बिड करता है जो बिडर होता है, जो मॉन्यूमेंट मित्र होता है। और बिडिंग में कोई फाइनेंशियल बिडिंग इन्वॉल्व नहीं होती, बस वो अपना विजन बताता है कि मैं इस साइट को क्या बना दूंगा। उन्हें अच्छा लग गया तो वो दे देंगे। इसमें वही CSR का फंड यूज करते हैं, दैट्स ओके। अब इस टेंपल की बात करें तो ये ग्रुप ऑफ एंशिएंट टेंपल है, कई सारे मंदिर हैं यहाँ पे। आपको जो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग गौरीकुंड हाईवे है उससे 2 किलोमीटर की दूरी पे मिलेगा। ये एकमात्र ऐसा प्लेस है पूरे भारत में जहां पर हमें 9 प्लेनेटरी टेम्पल्स मिलते हैं, जो इंडिया में ये जो 9 ग्रहों की मान्यता है उनके सिंबल है। अब देखिए, जो मंदिर है ऐसी मान्यता है कि इसे 9वीं शताब्दी में बनाया गया था। लक्ष्मी नारायण को डिवोटेड है और पांडवास से भी एसोसिएटेड है। यूरोपियन साइंस जो आज बहुत एडवांस मानी जाती है, वो 15वीं शताब्दी तक श्योर नहीं थे कि प्लैनेट्स के नंबर कितने हैं, और हमारे यहाँ 9वीं शताब्दी में ही इनके ऊपर बेस्ड टेम्पल्स बना दिए गए थे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, उस समय जो हमारी एस्ट्रोनॉमी थी वो काफी ज्यादा बेहतर थी। देन अगला आर्टिकल बात करता है शंकराचार्य टेम्पल के बारे में। शंकराचार्य टेम्पल असल में कहां पर है, तो श्रीनगर में, कश्मीर में है। ये टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इसको शंकराचार्य टेम्पल क्यों कहते हैं, फिर वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आदिशंकर यहाँ पर विजिट किया था उन्होंने, उसके बाद से इसका नाम शंकराचार्य टेम्पल पड़ गया था। तो यहाँ पे अभी हाल में जो यहाँ पे होती है गदा होती है एक तरह से, जिसे हम कहते हैं छड़ी मुबारक, तो वो इस टेम्पल में दोबारा लाई गई थी, इसीलिए इसको काफी ज्यादा न्यूज में रहा था। ये इसका एक और नाम है जेतेश्वरा टेम्पल, और ये जम्मू कश्मीर में है, तो ऑब्वियसली हम इसको टूरिज्म के लिए भी एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। इसका एक और नाम है विच इज तख्त सुलेमान, और क्योंकि इसकी एक पुरानी हिस्ट्री रही है। इसका स्ट्रक्चर खासतौर पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीरी स्टाइल के आर्किटेक्चर पर डोनेट करता है। एक ऑक्टागोनल प्लिंथ है। ऑक्टागोनल प्लिंथ मतलब कुछ इस तरह का होता है जहां से आपको 8 आर्चर्स बने होते हैं जो जोड़ते हैं इसको। तो हालांकि उतनी अभी हमें डिजाइन में जाने की जरूरत नहीं है, आपको ओवरऑल कश्मीरी आर्किटेक्चर जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां आपको मिलेगा ये। तो ये कहाँ पर है, श्रीनगर में है। और किस लिए न्यूज में था, क्योंकि जो शाही छड़ी थी वहां पर दोबारा आने वाली थी। अगली बात है श्री नारायण गुरु के बारे में। तो काफी एक फेमस व्यक्ति हैं ये, प्राइम मिनिस्टर ने इनको हाल में ट्रिब्यूट भी पे किए। तो कई जो कास्ट मूवमेंट्स थे उनके जनक हैं ये, केरला से आते हैं और कास्ट सिस्टम के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज बुलंद की थी। ये असल में एजावा कास्ट से बिलोंग करते हैं और इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन शुरू से देखा था। तो उन्होंने SNDP की स्थापना की थी, जो वैकम सत्याग्रह था वो स्टार्ट किया था। इनकी एक फेमस सेइंग है मलयालम में, 1 कास्ट 1 रिलीजन 1 गॉड फॉर ऑल। इन्होंने लॉर्ड शिव का पहला ऐसा टेम्पल केरला में स्टार्ट किया था, जो कि एक नॉन ब्राह्मण ने जिसकी शुरुआत करी थी अविपुरम विलेज में। और उसके बाद कई सारे कास्ट रेवोल्यूशन स्टार्ट हुए थे, क्योंकि काफी इसके खिलाफ फिर अपर कास्ट वाले लोगों ने विरोध किया था। तो फिर इसके खिलाफ एक एंटी कास्ट रेवोल्यूशन ऑल ओवर केरला, लेटर बाकी देश के हिस्सों में भी शुरू किया गया था। तो इन्होंने SNDP यानी श्री नारायण धर्म परिपालन योजम ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी, जो कि कास्ट हायरार्की को तोड़ने में, सोशल अपलिफ्टमेंट पे काम करती है। वही काम सत्याग्रह किया था ताकि अनटचेबिलिटी और इनइक्वालिटी के खिलाफ केरला में, और एक पब्लिक हॉलीडे के रूप में भी इसको मनाया जाता है केरल के आसपास। तो ये बात थी श्री नारायण गुरु की। काफी इंपॉर्टेंट फिगर है, प्रीलिम्स के हिसाब से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इन्होंने एक शिवगिरी पिलग्रिमेज भी स्थापित किया था 1924 में, ताकि सफाई, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, डेवोशन पे फोकस किया जा सके। तो इनकी जो फिलॉसफी है, टीचिंग है, केरला में बहुत ज़्यादा लोगों के जीवन में असर डालती है। और 20 सितंबर को ही इनके पास आउट हुए थे 1928 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चकमा और हेजोंग कम्युनिटीज के बारे में है। देखिए, अभी ये मामला न्यूज में आया है। कई सारे चकमा ऑर्गेनाइजेशंस अरुणाचल प्रदेश की सरकार के एक कदम का सख्ती से विरोध कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो चकमा और हेजोंग कम्युनिटीज, जिनके लगभग 60,000 लोग वहां पर हैं, उन्हें अरुणाचल प्रदेश से बाहर रिलोकेट करेंगे। बड़े सॉफ्ट शब्दों में उन्होंने ये कहा कि हमारी होम मिनिस्टर के साथ बातचीत चल रही है, हम उन्हें ड्यू रेस्पेक्ट बाहर करेंगे।
अब बाहर करना मतलब बाहर करना है, इसमें ड्यू रेस्पेक्ट का क्या मतलब आएगा? समझते हैं पूरा मामला क्या है। देखिए, जो चकमाज हैं और हेजोंग्स हैं वो ओरिजिनली ईस्ट पाकिस्तान, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, वहां के रेसिडेंट रहे हैं, जो चिटगांव हिल ट्रैक्ट है वहां का। जब वहां पर एक कप्ताई डैम प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो जिस एरिया में ये रहते थे वो सबमर्ज होने लगा। 1960 के दशक की बात है, वहां से लोग भागकर इंडिया में आने लगे। ये बाई फेथ बुद्धिस्ट हैं, हम बात यहां पे चकमास की कर रहे हैं। ये रिलीजियस परसिक्यूशन भी फेस कर रहे थे, इस वजह से भी ये भारत की ओर आए। इसके अतिरिक्त हेजोंग्स जो कि हिंदूज थे, वो भी वहां पे परसिक्यूशन की वजह से भारत में आने लगे। उन्हें इंडिया ने सेटल किया नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में, नेफा में, जो वर्तमान का अरुणाचल प्रदेश है। जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर रिहेबिलिटेशन प्लान लाया गया और परमानेंट लैंड दी गई। इनफैक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया गया ताकि वो जिसकी जितनी बड़ी फैमिली थी उस हिसाब से उसे असिस्टेंस दिया गया ताकि वो अच्छे से रह सके। 2011 के सेंसस के मुताबिक 47,471 चकमा और हेजोंग अरुणाचल प्रदेश में रह रहे हैं। अब एस्टिमेटेड नंबर 60,000 बताया जा रहा है, तो उनको बाहर करने की बात की जा रही है, तो ऑब्वियसली इसका विरोध होगा ही। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हरि सिंह नालवा के बारे में है। हरि सिंह नालवा एक लेजेंडरी सिख कमांडर हुआ करते थे, काफी ज्यादा ताकतवर थे और साहसी थे। अफगानिस्तान में कई सारी फोर्सेस के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी, इस वजह से इनकी रिपुटेशन काफी हाई है। इन्हें सबसे ज्यादा खतरनाक सिख वॉरियर्स में से एक माना जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रस्टवर्दी कमांडर हुआ करते थे महाराजा रणजीत सिंह जी की फोर्स में। ये कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर के पद पर भी रहे। इन्होंने कई सारे अफगान्स को हराया और कई सारे रीजन्स पर अपना कंट्रोल स्टैब्लिश किया। फर्दर अफगानिस्तान से होने वाले अटैक्स को रोका भी, जो अक्सर खैबर पास से हुआ करते थे। 1000 एडी से लेकर आप 19वीं शताब्दी तक आएंगे तो कई सारे अटैक्स हुए हैं जो खैबर पास से हुए हैं। इन अटैक्स की श्रृंखला को तोड़ने का काम हरि सिंह नालवा जी ने ही किया था। इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ हजार्स हैं उनको हराया। हजार्स एक्चुअली में अफगानिस्तान का एक ट्राइबल ग्रुप है। जो उनकी संख्या थी, मतलब हरि सिंह नालवा की फोर्सेस की, वो उनकी 1/3 थी। फिर भी ये सफल हुए बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी एंड स्ट्रेटजिक सूझबूझ। ये अपनी ब्रेवरी और फेरोसिटी, मतलब बहुत भयंकर तरीके से लड़ाई लड़ते थे, उसके लिए जाने जाते थे। इनके जो भी एक्टिविटीज थी उनको रिकॉग्नाइज करते हुए 2013 में एक स्टैंप भी जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इन्होंने कई सारी बैटल्स में पार्टिसिपेट किया था और अफगान्स ने इन बैटल्स में हारते हुए अपनी कई सारी लैंड को खो भी दिया। जैसे 1807 में बैटल ऑफ कसूर हुआ था, वहां पर इन्होंने कुतुबुद्दीन खान को हराया। बैटल ऑफ अटक 1813 का, इन्होंने आजिम खान की फोर्सेस को हरा दिया, जो कि शाह महमूद जो काबुल का था उसके बिहाफ से लड़ रहे थे। इस तरीके से दुरानी पठान को हराने का एक सिलसिला शुरू हुआ और एक फर्स्ट मेजर विक्ट्री जो सिख कम्युनिटी थी उसे मिली। बैटल ऑफ पेशावर 1818 में हुआ। सिख आर्मी जो कि नालवा की लीडरशिप में थी, उन्होंने इस बैटल को जीत लिया और वो वहीं पर रुके रहे। इसके अलावा उन्होंने जो जमरुद है 1837 में उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया। खैबर पास के किनारे पर अफगानिस्तान का एंट्री पॉइंट माना जाता था जमरुद को। देखिए, ऐसा माना जाता है इनकी इन विक्ट्रीज की वजह से, अगर ये विक्ट्रीज ना हुई होती तो जो वर्तमान का पाकिस्तान का एरिया है, जो एक समय भारत का हिस्सा हुआ करता था, वो एक्चुअली में अफगानिस्तान का हिस्सा बन जाता। तो इनकी विक्ट्रीज ने इंडिया के जो फ्रंटियर्स थे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में उसे एक्सपेंड किया। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।